गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 2 जनवरी के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए आज के सेशन में एग्जाम ओरिएंटेड है। आराम से रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करेंगे 2 जनवरी के करंट अफेयर को। ध्यान से सुनिए रिलैक्स होकर। हाल ही में पश्चिम बंगाल टीम ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो पहला तो आप यह समझिए कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित इवेंट है। तो यह प्रतियोगिता है फुटबॉल की, पुरुष फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है संतोष ट्रॉफी। हाल ही में 2024 का फाइनल खेला गया था, जिसमें फाइनल में पश्चिम बंगाल टीम ने हराया है केरला टीम को, और केरला टीम को हराकर पश्चिम बंगाल की टीम ने फाइनल में संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। तो विनर हो जाती है पश्चिम बंगाल की टीम और रनर अप हो जाती है केरला स्टेट। संतोष ट्रॉफी 2024-25 के 78th एडिशन का आयोजन हाल ही में किया गया। कहां पर? तेलंगाना के हैदराबाद में फाइनल खेला गया था जीएमसी बालायोगी स्टेडियम में। फाइनल खेला गया तेलंगाना के हैदराबाद के स्टेडियम में, जहां पर वेस्ट बंगाल ने 78वां एडिशन संतोष ट्रॉफी का जीता फाइनल में केरल की फुटबॉल टीम को हराकर। अब ये जो 78th एडिशन है ना 2024 का, पश्चिम बंगाल टीम ने जब इस खिताब को जीता तो पश्चिम बंगाल टीम का ये 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब है। मतलब 33 बार पश्चिम बंगाल की टीम संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट को अपने नाम कर चुकी है। इसको मिलाकर रोबी हासंदा, इन्होंने फाइनल में एकमात्र गोल किया है और 1-0 से यह टूर्नामेंट वेस्ट बंगाल को जितवा दिया। किसने? रोबी हासंदा ने। फुटबॉल प्लेयर हैं वेस्ट बंगाल टीम के। हैदराबाद में जो फाइनल खेला गया वो संतोष ट्रॉफी में पश्चिम बंगाल का 47वां फाइनल था। देखिए, पश्चिम बंगाल की फुटबॉल टीम 47वीं बार संतोष ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन जीती कौन सी बार है? 33वीं बार, है ना। और केरला की बात करें तो यह फाइनल में 16वीं बार पहुंची थी और यहां पर यह रनर अप रही है। तो विनर हो जाता है संतोष ट्रॉफी का पश्चिम बंगाल की फुटबॉल टीम, और रनर अप हो जाती है कौन? तो यह हो जाती है केरला स्टेट की टीम। डन। आगे आते हैं। टूर्नामेंट में इस बार 2024 का जो फाइनल खेला गया था, यह संतोष ट्रॉफी 2024 जो खेली गई थी, वहां पर 31 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन संतोष ट्रॉफी का आयोजन करवाता है। पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1941 में की गई थी, और जो सबसे पहला इवेंट आयोजित किया गया था फर्स्ट एडिशन 1941-42 का, वहां पर बंगाल की टीम ने दिल्ली को हराकर पहला संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता था। और अब 78th एडिशन का जो खिताब है 2024-25 का, वो पश्चिम बंगाल की टीम ने हाल ही में अपने नाम किया। रनर अप रही है केरला की फुटबॉल टीम। आगे बढ़ेंगे। 2024 के अंत में त्रिनिदाद और टोबैगो देश ने हत्या और अपराध की बढ़ोतरी के कारण नेशनल इमरजेंसी घोषित की है। त्रिनिदाद और टोबैगो किस महासागर में स्थित देश है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो की बात करें तो यह हमें देखने को मिलता है अटलांटिक ओशियन में, कैरेबियन सागर में एक देश देखने को मिलता है अटलांटिक ओशियन में, त्रिनिदाद और टोबैगो। इस देश में देखिए हाल ही में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिसके कारण इस देश ने अपने यहां पर नेशनल इमरजेंसी को अप्लाई किया है। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं किथ राउले है, किथ राउले, इन्होंने क्या किया है कि अपनी इमरजेंसी पावर का यूज करके देश में नेशनल इमरजेंसी को अप्लाई किया है। साल 2024 में त्रिनिदाद और टोबैगो में टोटल 623 लोगों की हत्या हुई है। 2013 के बाद सबसे ज्यादा अपराध का स्तर देखने को मिला है 2024 के एंड तक। अब आप बोलेंगे कि भाई 623 लोग, यहां तो हमारे यहां रोज रोज मर जाते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि इस देश की आबादी केवल 15 लाख है, और उसमें 15 लाख में 650 लोग अगर लगभग मर जाएं, और पता नहीं अपराध तो कितनों के साथ हुए होंगे, ये तो मृत्यु का आंकड़ा है ना, और भी दूसरे जो क्राइम है वो देखने को मिले होंगे। तो ऑल ओवर बढ़ते क्राइम के कारण कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो ने, वहां के जो पीएम हैं
किथ राउले, उन्होंने अपने अधिकार का यूज किया, इमरजेंसी पावर का यूज किया और पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी को अप्लाई कर दिया। अब यहां पर पर्टिकुलर हम देश की लोकेशन देखें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अटलांटिक ओशियन में देश देखने को मिलता है। अटलांटिक ओशियन में अगर हम देखिए साउथ अमेरिका है, ये वेनेजुएला है, इसके उत्तर में आप आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो। अब यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 78th बैठक का आयोजन किया गया था 2023 में, उसकी अध्यक्षता इसी देश के प्रतिनिधि डेनिस फ्रांसिस के द्वारा की गई थी। कैरेबियाई देश है, अटलांटिक महासागर में, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है और यहां पर त्रिनिदाद टोबैगो डॉलर को ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूज किया जाता है। अब यहां पर नेशनल इमरजेंसी अप्लाई की गई है कैरेबियन कंट्री त्रिनिदाद और टोबैगो में, त्रिनिदाद और टोबैगो में। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये देश सुर्खियों में रहता है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 2023 में अध्यक्षता भी की है 78th सत्र की इस देश के व्यक्ति ने, या इस देश के जो स्थायी प्रतिनिधि है डेनिस फ्रांसिस, इन्होंने। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि ये करंट अफेयर 2024 की अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर की इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखने को मिलता है। 70+ टेस्ट आपको यहां पर अवेलेबल है, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। तो ध्यान से आप इसे अवेल कीजिएगा, काफी नॉमिनल चार्जेस आज के लिए आपके लिए और ये सेल बढ़ाई गई है। इसके अलावा आप मैराथन पैकेज के जो हमारा पीडीएफ है, मैराथन की पीडीएफ का जो पैकेज है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, जहां पर आपको क्रेजी जीके ट्रिक की जितनी भी करंट अफेयर की मैराथन आती है सबकी पीडीएफ का कंपाइलेशन यहां पर अवेलेबल होता है। इसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट आप अवेल कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को भी और मैराथन करंट अफेयर पीडीएफ को भी। ओके, तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन पर चेकआउट कीजिए, काफी सारे इंटरेस्टिंग और आपके एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर मिल जाएंगे। आगे आएंगे, फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पीरे सिल्वेन फिलिओजेट का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने देखिए फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पीरे सिल्वेन फिलिओजेट इनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखिए संस्कृत विद्वान हैं और सबसे इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग 2024 में इसी साल इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। किससे? पद्मश्री से। 2024 में आपको पता है कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया था? 110 लोगों को 110 पद्मश्री दिए गए। इनमें से एक ये है, हाल ही में इनका निधन हो गया। भारत के पीएम ने भी ट्वीट किया था, शोक व्यक्त किया था इनके निधन पर। तो फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर और पद्मश्री अवार्ड विनर डॉक्टर पीरे सिल्वेन फिलिओजेट का 89 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। एज ज्यादा थी। 1936 में इनका जन्म फ्रांस में हुआ है। बहुत ही फेमस संस्कृत के विद्वान, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, भारतीय वास्तुकला, मंदिरों की जो हिस्ट्री है उसके क्षेत्र में काफी सारे रिसर्च इनके द्वारा किए गए हैं। तो जो लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में इन्हें हाल ही में 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन है? डॉक्टर पीरे सिल्वेन, जिनका हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 के एंड में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को जारी किया था और इसमें इसने अनुमान लगाया है रिजर्व बैंक ने कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो है वहां पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने वाली है। कितनी? 6.6%। जीडीपी जानते हैं क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी
देश का अगर हम निकालते हैं तो एक देश की भौगोलिक सीमा में जितना भी सर्विसेज और प्रोडक्ट उत्पादित होते हैं उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है एक फाइनेंशियल ईयर का, वही होता है उस देश की जीडीपी भौगोलिक सीमा के अंदर। तो आरबीआई के अनुसार इन्होंने जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है इसमें आरबीआई ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6% है। और इसके अलावा 2025-26 की जो फर्स्ट क्वार्टर होगा वहां पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% तक रह सकती है। आरबीआई ने बताया है कि एक तो ग्रामीण उपभोग में सुधार हो रहा है, सरकारी उपभोग और निवेश बढ़ता जा रहा है, इसमें जो तेजी आ रही है, और जो सर्विसेज एरिया है उसमें मजबूत निर्यात से भारत की जीडीपी को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आरबीआई ने ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जीएनपीए के बारे में भी बताया। इसने बताया है कि भारत का जो जीएनपीए है और जो बैड डेप्ट रेशो है वो सितंबर 2024 में इतना घट गया है कि 12 साल के सबसे निचले स्तर पर 2.6% पर यह आ गया है। तो ये इतना ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप जीडीपी ग्रोथ का अनुमान याद रखिए 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कितना आरबीआई ने डिक्लेयर किया है यह अनुमान 6.6% का, और 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में यह अनुमान है 6.9% का। ओके, किस भारतीय सार्वजनिक कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट दिया गया है? एक ऐसा प्लेस जहां पर वर्कर के हित की बात की जाती है, वर्कर के हितों को ध्यान में रखा जाता है, वर्कर के फ्यूचर्स को ध्यान में रखा जाता है, जो काम करने वाले मजदूर है, कर्मचारी है, ऑल ओवर कहीं ना कहीं उनका आर्थिक सामाजिक सभी विकास जुड़े हुए। अगर कोई कंपनी इस तरीके से कंट्रीब्यूशन करती है तो उसको ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट दिया जाता है। और 2025-26 के लिए जो अवार्ड है ये दिया गया है अभी हाल ही में सेल को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ही सेल के नाम से जाना जाता है। हाल ही में देखिए ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट भारत के द्वारा जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। दूसरी बार सेल को यह अवार्ड दिया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दूसरी बार यह अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इसके पहले दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक के लिए भी सेल को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यह जो अवार्ड है ना ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा सेल के जो कर्मचारी है उनके डायरेक्ट फीडबैक के आधार पर इन्हें दिया गया है। जो कर्मचारियों का फीडबैक है वो बहुत ही पॉजिटिव है इस कंपनी को लेकर। तो लगातार दूसरी बार यह ग्लोबल मान्यता सेल को हाल ही में दी गई है। कर्मचारी देखिए गेल सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर्मचारियों के लिए चलाए जा रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनोवेटिव ह्यूमन रिसोर्स इनिशिएटिव्स, जिसके तहत शहरी कर्मचारियों के लिए एक पर्टिकुलर वर्क आवर डिसाइड किए गए हैं कंपनी में। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कर्मचारी सहायता कार्यक्रम के तहत कंसल्टेशन या फिर हेल्थ सर्विसेज में बढ़ोतरी के लिए काम किया जा रहा है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो कर्मचारियों के लिए सेल में बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। यहां पर सेल अपने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। तो यहां पर ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो एक ग्लोबल फर्म है जो कि कंपनीज जो होती है वर्ल्ड में उसकी कर्मचारियों के प्रति कितनी अच्छी जिम्मेदारी है, कर्मचारियों का अनुभव उस कंपनी के साथ या संस्था के साथ कितना अच्छा है, कौन सी कंपनी अपने कर्मचारियों के फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन लेती है, इस आधार पर ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड किसी कंपनी को दिया जा सकता है। और यह 2025-26 के लिए दिया गया भारत की कंपनी सेल को। इंडियन गवर्नमेंट के अधीन एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है सेल। देश की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में देखी जाती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है, जिसकी स्थापना 19 जनवरी 1973 में की गई थी और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इसका नई दिल्ली में।
किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की गई है? देखिए, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे बड़ा फियर आधे लोगों को पता है क्या होता है? सुई लगाएगा, बच्चों से लेकर बड़ों तक, है ना। सुई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। इस चक्कर में हम मेडिकल से मेडिसिन लेके खा के ठीक होने की फिराक में रहते हैं, क्योंकि अगर हॉस्पिटल गए तो सबसे पहली चीज होगी इंजेक्शन। तो आईआईटी बॉम्बे के जो रिसर्चर्स है ना, उन्होंने क्या किया है पता है? शॉकवेव आधारित सुई रहित सिरिंज को डेवलप किया है। शॉक वेव से ही जो मेडिसिन है वो बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाएगी, और जो सिरिंज लगती है ना, जो इंजेक्शन लगते हैं, उसमें जो हमारी सेल से डैमेज होती है, जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है, खून भी आ जाता है, उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, एचआईवी वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम है, दूसरी बीमारियां भी लग सकती है। तो इन सभी से निजात दिलाने के लिए भाई सुई रहित सिरिंज को डेवलप कर लिया है। शॉकवेव आधारित ये सिरिंज किसने डेवलप किया है? आईआईटी बॉम्बे के जो रिसर्चर से, उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। शॉक सिरिंज हाई एनर्जी वाली शॉकवेव का उपयोग करके त्वचा के माध्यम से सुई के बिना बॉडी के अंदर दवा को पहुंचाती है, इंजेक्ट करती है, और जो इंजेक्शन से जो पेन होता है ना, उससे कहीं ना कहीं हमें निजात दिला सकती है। सिरिंज हाई एनर्जी शॉकवेव का उपयोग करके जो लिक्विड मेडिसिन है उनको माइक्रोजेट बनाती है, एक माइक्रोजेट बनाती है दवा का, और बिना निडल के त्वचा में उनको प्रवेश करवा देती है। कम से कम हार्म होता है, बॉडी को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ इंजेक्ट हुआ। नॉर्मली 3 भाग हैं इसके, डाइवर, ड्रिवेन और ड्रग होल्डर, जिसमें दवाई को भरा जाएगा, और दबाव वाली नाइट्रोजन गैस के द्वारा यह संचालित होता है, डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। केवल जो सिरिंज होती है ना, जो आगे की निडल होगी, केवल उसको बार बार चेंज करना पड़ेगा, बाकी पूरा जो इंजेक्शन का दूसरे पार्ट है ना, उनको बार बार रीयूज किया जा सकता है। तो मतलब कॉस्ट भी बहुत कम है और पेन भी बहुत कम। तो ये जो सिरिंज है ना डेवलप की है, वो किसने की है? तो इसे आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। इंडियन गवर्नमेंट का जो मिशन इंद्रधनुष है ना, टीके लगाना है बच्चों को सारे बीमारियों के, तो उसमें भी भाई ये तेजी ला सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा डर इंजेक्शन का ही है। आगे आते हैं। हाल ही में सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना 2.0 की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर कितनी की है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसने विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 की जो निर्धारित समय सीमा थी 31 दिसंबर 2024, इसे बढ़ाया है आगे 31 जनवरी 2025 तक। आंसर है क्या है? स्कीम क्या है? तो देखिए, ये जो प्लान है ना 2.0, इसको अभी जो एनुअल बजट आया था 2024 में, 2023-24 का, उसमें इसे अनाउंस किया गया था। इनकम टैक्स से जुड़े कोर्ट केसेस के बोझ को कम करना, लोगों को आसानी से विवादों का सलूशन देने के लिए गवर्नमेंट ने विवाद से विश्वास स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम के द्वारा सबसे पहली बार इसे शुरू किया गया था 17 मार्च 2020 को। अभी इसका सेकेंड फेज चल रहा है, विवाद से विश्वास। स्कीम एक्चुअल में इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में निपटारे के लिए लोगों को रिलीफ देती है। जो ओल्ड इनकम टैक्स केसेस हैं, उनसे लोगों को छुटकारा देने के लिए सेटलमेंट का एक ऑप्शन देती है सभी लोगों को, है ना। इसमें कुछ सुविधा गवर्नमेंट आपको देती है, जबकि एक मुश्त पेमेंट करने का भी ऑप्शन किसी व्यक्ति के पास यहां पर होता है। तो भाई, अगर आप कोर्ट केस में उलझे हुए हो, आपका इनकम टैक्स का कुछ चल रहा है, तो आप डायरेक्ट इस स्कीम का लाभ लेकर इनकम टैक्स का जो केसेस हैं वहां से छुटकारा पा सकते हैं, विवाद से बच सकते हैं। तो ये विवाद से विश्वास 2.0 है, जिसे 31 जनवरी 2025 के लिए हाल ही में बढ़ाया गया है आगे, 31 जनवरी 2025 के लिए। ये 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो रही थी 2.0 स्कीम, अब इसे बढ़ाया गया है और 1 महीने के लिए। तमु लोहसार फेस्टिवल मुख्य रूप से भारत के किस पड़ोसी देश में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो तमु लोहसार या लोहसर फेस्टिवल, इसे स्पेशली भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है।
वैसे भारत में स्पेशली सिक्किम और जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है हमारे, वहां पर भी बौद्ध धर्म का एक फेस्टिवल के रूप में से सेलिब्रेट किया जाता है, बुद्धिज्म फेस्टिवल है। और देश की बात करते हैं नेबर कंट्री की, तो यह मनाया जाता है नेपाल में। भारत में सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहां पर मनाया जाता है, लेकिन नेबर कंट्री में कहां पर? नेपाल। नेपाल में नेपाल का जो एक समुदाय है जिसे कहा जाता है गुरुंग समुदाय, गोरखा भी कहते हैं, इस गुरुंग समुदाय में स्पेशली न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है नेपाली कैलेंडर के हर साल। जो नेपाली कैलेंडर होता है उसके 15वें पोष डे को यह सेलिब्रेट किया जाता है। दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी की शुरुआत में यह डे देखने को मिलता है। जो पुरुष होते हैं वहां के पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनती है, झुमके पहनती है, रत्न के जो पत्थर होते हैं उनकी माला या फिर जो श्रृंगार के दूसरे सामान होते हैं उनको पहन के यहां पर नृत्य किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। दावतें दी जाती है छोटे छोटे समूह बनाकर पूरे नेपाल में, और दावत के दौरान घर में बनी रक्सी, जो कि एक प्रकार की शराब का एक फॉर्म आप समझ सकते हैं, इनको परोसा जाता है। तो धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। नेपाल में तो ऐसी भी मान्यता है कि बौद्ध धर्म के आगमन से पहले ही वहां के जो गुरुंग समुदाय है वो रीति रिवाज और कल्चर के आधार पर इसे सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। अब आधुनिक समय में अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए और सभी कम्युनिटीज को एक साथ लाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेशली नेपाल, भारत के सिक्किम, इन क्षेत्रों में कौन सा फेस्टिवल है? तमु लोसार त्योहार। तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश में न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है? तो यह है भारत का पड़ोसी देश नेपाल। वितुल कुमार अनिश दयाल सिंह के स्थान पर किस संस्था के महानिदेशक नियुक्त किए गए? तो वितुल कुमार की बात करें तो ये अनिश दयाल सिंह के स्थान पर हाल ही में डायरेक्टर जनरल बने हैं सीआरपीएफ के। आंसर ए, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं वितुल कुमार। वैसे ये एक्टिंग मतलब कार्यवाहक डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी अपॉइंट हुए हैं, जब तक नया डायरेक्टर जनरल नहीं आ जाता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीनियर आईपीएस ऑफिसर वितुल कुमार को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे सीआरपीएफ के नाम से जाना जाता है, इसका नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है। वितुल कुमार की बात करें तो 1993 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं। सीआरपीएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में ये पहले से ही कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति सितंबर 2024 में की गई थी सीआरपीएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में। और अब फाइनली क्योंकि 31 दिसंबर को अनिश दयाल सिंह का कार्यकाल खत्म हुआ, तो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया वितुल कुमार को। अब यहां पर सीआरपीएफ की बात करें तो आपको पता होना चाहिए एक अर्ध सैनिक बल है सेंट्रल का। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अंग्रेजों के काल में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो बाद में 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम कर दिया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना ने पैगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। पैगोंग झील भारत के किस राज्य या यूटी में देखने को मिलती है? तो पैगांग झील की अगर हम बात करते हैं, पैगांग झील है ये, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमको देखने को मिलती है लद्दाख में। पैगोंग लेक कहां पर? भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। अभी हुआ क्या है कि जो इंडियन आर्मी है उसने पैगोंग लेक के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। यह जो मूर्ति है लद्दाख में 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई है, पैगोंग लेक के किनारे लद्दाख में। भारत की जो थल सेना है उसकी शौर्य को दर्शाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि इंडिया के शौर्य के प्रतीक हैं, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण लद्दाख में पैगोंग झील के किनारे किया गया है। ओके, 2 जनवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर क्लियर हो जाते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको यहां पर बहुत ही इजी वे में बताया है। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की।
देश के पहले ग्लास ब्रिज का इनॉग्रेशन किस राज्य में किया गया? तो देश के पहले ग्लास ब्रिज का इनॉग्रेशन तमिलनाडु राज्य में किया गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर सीएम कौन हैं? तो यह है एन चंद्रबाबू नायडू। नई दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथि स्कीम के अंतर्गत पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। दिसंबर 2024 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग के निर्माण और उसे भारतीय पनडुब्बियों में शामिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो यह समझौता है 1900 करोड़ रुपए का। चर्चा में रही पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो इसे शुरू किया गया था 2021 में। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो यह कौन है? जसप्रीत बुमराह। हाल ही में खबरों में रहे पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेंगे एमपी स्टेट में। नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता हेमंत मुदप्पा ने। किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है लक्ष्य सेन ने। ठीक है। निम्न में से कौन सा देश वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 की मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी करेगा इंडिया। यह हमने कल ब्रॉन्ज ही पढ़ा था ना, एक बार इसको करेक्ट कर लेना, आगे आ जाइए। तो यहां पर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 की मेजबानी करेगा? तो यह है इंडिया। ठीक है। तो यहां पर हमने लास्ट डे के सभी करंट अफेयर डिटेल में समझ लिए, एक एक फैक्ट को हमने समझा, इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे फैक्ट। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं लास्ट डे जो मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिए थे, उसका यहां पर मैं आपको आंसर बता देता हूं। एटाना बोनमाटी किस देश की महिला फुटबॉल खिलाड़ी है? तो एटाना बोनमाटी महिला फुटबॉल खिलाड़ी है स्पेन की। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ऑटोबायोग्राफी चेंजिंग इंडिया है और खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में लड़ा गया था। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहली बार पीएम पद की शपथ किसने दिलवाई थी? 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? और वेंकैया नायडू को 2024 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।